wives, as Rijuju ji said. Rijuju ji said. Yellowish साड़ी, I watched her go away, और मेरी मतलब हवा निकल गई। मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। बस हंसते ही गए। तालियां बजा रहे हैं, हंस के तालियां बजा रहे हैं, और उसने उस पे चेन बांध दी। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूँ। असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए, और साहब ऐसे खड़े हो गए। सर 3 मिनट वो ऐसे अंदर कर रहा था उसके। भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पिछले कई दशकों से राजनीति का सितारा बने प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी कोई बाजी हारी नहीं है। क्या ये कांग्रेसियों को पता है कि आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे किसी भी भूमिका में रहे हो कभी कोई चुनाव नहीं हारे? क्या विपक्ष के लोगों को यह जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक जिस भी भूमिका में रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री या कोई काम शुरू किया तो वो ऐसा नहीं हुआ कि वो अधूरा छूट गया हो? शायद इन लोगों को नहीं पता दोस्तों, और इसीलिए महिला आरक्षण बिल पर इन लोगों ने वो गलती कर दी जो शायद प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर सोचा होगा कि ये लोग करेंगे। और आप याद रखिए दोस्तों, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या इतिहास में आपकी जरा सी भी रुचि है, कई सारे युद्ध हारने के लिए लड़े जाते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला युद्ध ऐसा लड़ा जो हारने के लिए लड़ा। जीत जाते तो जीत ही जाते, वो तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, लेकिन हारने से कितना बड़ा काम हुआ वो इतिहास में कोई सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने हारी हुई बाजी जीत ली है। आज राहुल गांधी का जो कांड हुआ है संसद में वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, और भगवान कृष्ण की रणनीति भी, इसका भी खुलासा करूंगा, चर्चा करूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट इसलिए कीजिएगा ताकि ये बता सकें कि इस देश की नारी शक्ति के साथ एक एक आदमी खड़ा है। भले विपक्ष कुछ भी रणनीति बनाए, लेकिन वो सब के सब धराशायी होने वाले हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम पहले, और साथ ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके दोस्तों, और HB शॉर्ट्स भी देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा इशारा किया था दोस्तों, साफ साफ इशारा किया। पहले उन्होंने ब्लैंक चेक देने की बात कही कि ब्लैंक चेक ले लो, ये लेने को तैयार ही नहीं थे। बाउंस चेक की बात भी बताई कि देखो भैया, चेक कई बार बाउंस भी होता है। उसको भी समझाया कि किस तरीके से कांग्रेसियों का या बाकी दलों का भूतकाल में चेक जो है वो बाउंस हो गया है, यह हमारा बाउंस होने वाला नहीं है। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक पोस्ट डेटेड चेक भी दे दिया। पोस्ट डेटेड चेक, अब तीनों क्या है आप जरा सुनिएगा। एक में उन्होंने साफ साफ बताया कि भरोसा कीजिए, देश पर भरोसा कीजिए। दूसरे में उन्होंने कहा कि आप जब धोखा देते हैं तो आप किस तरीके से बर्बाद होते हैं, बाउंस चेक। और तीसरा उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर आज आप विपक्ष में चलेंगे तो आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। जरा तीनों एक बार सुन लीजिए। फोटो छपवाने के लिए क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उसे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसका
अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सारी कहानी पता चल जाएगी। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हारी हुई बाजी को जीता जाता है। अब जानते हैं दोस्तों, मैं महाभारत का एक उदाहरण आपको बताता हूं, क्योंकि अभी जो महिला आरक्षण बिल पर परिस्थितियां बनी उसमें विपक्ष के कई नेता गदगद हो रहे हैं कि अरे वाह, देखा मोदी जी क्या हम कर सकते हैं। महाभारत का एक उदाहरण है दोस्तों। महाभारत युद्ध होने से पहले, उससे मतलब आखिरी, पता है कि युद्ध शुरू हो जाएगा, उसके ठीक पहले भगवान कृष्ण पहुंचते हैं दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास। जानते क्या कहते हैं कि बस 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण को पता नहीं था, वो तो अंतर्यामी, उनको पता है कि युद्ध होगा, युद्ध होना ही है, कोई नहीं रोक सकता, उनको पता है। लेकिन इतिहास हमेशा इस बात को याद रखे कि हमने आखिरी क्षण तक कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हमने आपको मौका नहीं दिया, अवसर नहीं दिया, कोई बड़ी चीज भी नहीं मांगी, क्योंकि उनको पता था कि इन लोगों का अहंकार, दुर्योधन का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, ये एक्सट्रीम पर जा चुके हैं। ये अर्जुन और युधिष्ठिर तो छोड़िए, ये भगवान कृष्ण को भी समझने को तैयार नहीं है। और उस समय दिखाते हैं वो, दुर्योधन कहता है भगवान कृष्ण से कि हे केशव, मैं युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। मैंने जो आपको कहा ना दोस्तों, वो दिखा रहा हूं कि कई सारे युद्ध ना हारने के लिए किए जाते हैं। अब अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा, देखा भगवान कृष्ण हार गए, मान लीजिए हार गए, लेकिन ये हार किसी बड़ी जीत की भूमिका के लिए रची गई थी। इस बात को ध्यान रखें। अभी मैं आपको वो कहानी दिखाऊं दोस्तों, लेकिन चूंकि लेटेस्ट में राहुल गांधी के 3-4 बयान निकाले हैं, इसको याद रखिएगा। राहुल गांधी ने आज जब भाषण दिया ना, तो ऐसी गंदी बातें दोस्तों, समाज को तोड़ने वाली बातें, मुस्लिम महिलाओं के लिए तो एकजुट, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, इनको तोड़ने के लिए कहानियां गढ़ते हैं ये। मैं जरा आपको 2-3 बयान सुनाता हूं और कैसे ये आप शब्दों का भी इस्तेमाल, अनपार्लियामेंट्री इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, वो भी बताऊंगा। जरा 2-4 बयान पहले सुना देता हूं दोस्तों। पहले ये सुनिए, जिसमें वो ओबीसी को लेकर ऐसा बना देते हैं जैसे कुछ ही किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं ओबीसी। जरा सुनिए। Everybody knows how Indian society treated OBCs, treated Dalits, what was done to them, what was done to their women, what they were allowed to do, what they were not allowed to do, how they were blinded when they read certain documents, how metal was poured into their ears when they heard certain verses. This is a fact. Now, what is being attempted here is a bypass of the caste census. ट्रांसलेशन लगा दिया है दोस्तों, ताकि आप समझ जाए। सोचिए, एक जनेऊधारी ब्राह्मण कहानियां गढ़ता है ओबीसी की, उसको दिखाई नहीं देता कि इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। एक जगह जानते क्या कहते हैं, वो हिंदुओं को तोड़ते हैं। मकसद एक ही है, इस देश को तोड़ना, हिंदुओं को तोड़ना। जानते क्या कहते हैं, क्या आप हिंदू ओबीसी कहते हैं, हिंदू दलित कहते हैं। ये एक नैरेटिव है दोस्तों, हिंदुओं को तोड़ देने की। आप सुन लीजिए, देखिए, आपको समझ में आएगा। Call OBCs Hindus, you call Dalits Hindus, but you do not give them any space in the power structure of this country. And you can ask this to any Dalit, you can ask it to any OBC. This is a fact. You call them Hindus, but you do not give them any place in this country. और इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ गाली गलौज करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा। इनको लगता है कि इनको जनता ने नहीं चुना, ये ऊपर से टपक के आए हैं, इन्हीं को जनता ने चुना है। केवल राहुल गांधी, जो हारे हुए व्यक्ति हैं, अमेठी में हार चुके हैं चुनाव, वो आदमी मैजिशियन है। ये मैजिशियन पकड़ा गया है, ये बालाकोट का मैजिशियन है, डिमोनेटाइजेशन का है, सिंदूर का मैजिशियन है। अब सुनिए, फिर उसके बाद मैं किरण रिजिजू और राजनाथ सिंह का गुस्सा भी दिखाऊंगा, और देखना जरूरी है दोस्तों। आप सुनिए पहले क्या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। Truth is, the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindoor has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was. No.
जब राहुल गांधी अपनी सीमा से ऊपर जा रहे थे दोस्तों, तभी किरण रिजिजू ने उनको रोका और कहा कि यह आदमी अनाप शनाप बातें कर रहा है। सुनिए आप। बार बार हमने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते आप बोलिए, मगर बोलिए। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों, उसके बाद दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे हारी हुई बाजी जीत ली है। राजनाथ सिंह को भी गुस्सा आ गया राहुल गांधी पर। ये बहुत रेयर होता है दोस्तों। आप देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह राहुल गांधी को दिखा रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या, आप क्या कहते हैं। सुन लीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दम इतनी स्ट्रेंथ भी है, जिस स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। अब आपको मैं दोस्तों एक एक करके दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। इसके जरिए कैसे हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार और इन 2 दिनों के बीच इस देश की जनता को इस बात को उजागर करते हैं कि आखिर ये विपक्ष की मंशा क्या है। ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि महिला आरक्षण लागू हो। ये चाहते ही नहीं है, किंतु परंतु हम तो चाहते हैं, लेकिन हम तो पक्षधर हैं, लेकिन हम तो सबसे बड़े समर्थक हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया दोस्तों, 2 ट्वीट किया है, देख लीजिए। साफ साफ कहा पहले ट्वीट में कि आप जो कुछ भी सोचते हैं उसका जवाब दिया गया है। देख रहे हैं, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। और आखिर में वो लिखते हैं, मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, कुछ भी ऐसा ना करें जिनसे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। इंटेंशन अच्छी है। दूसरा ट्वीट भी किया, मैं सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए, उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। लगातार बातचीत हुई। वो जाहिर करना चाह रहे थे कि सोनिया गांधी हो चाहे ममता हो, ये नहीं चाहती कि महिला अधिकार मिले, बस अपने तक ही सीमित रहें। ये किसी भी कीमत पर नहीं चाहती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों ये तय कर दिया कि अब कोई नहीं रोक सकता। आज की घटना हो ना हो, उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने 2023 का जो कानून है उसको लागू कर दिया गया। एक दिन पहले ही, वोटिंग के एक दिन पहले ही, रात को 16 अप्रैल को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया गया, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद आरक्षण लागू होगा। यह प्रक्रिया है दोस्तों, यह लागू होना ही है। यह बात आप समझ लीजिए। और ये कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि वोटिंग की जब चर्चा हो रही है, वोटिंग के एक दिन पहले रात में ऐसा क्यों किया गया। अब इसका जो जवाब है वो एक ट्वीट से मिलेगा। सुमित अवस्थी एक बड़े पत्रकार हैं दोस्तों, उन्होंने लिखा, और उन्होंने भी मनीष तिवारी जो बड़े लीगल संविधान के जानकार हैं उनके हिसाब से उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नियम 66 के तहत ऐसा किया गया है। यह कहता है कि यदि कोई बिल जो सदन में दूसरे बिल के पास होने पर निर्भर है पास नहीं हो पाता है, तो मूल बिल या मूल अधिनियम भी निष्प्रभावी हो जाता है। यानी उसको बचाना जरूरी था। यह प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मंशा जता दी दोस्त। उन्होंने दिखा दिया कि महिला आरक्षण को रोकने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे ये चाहे वो, लेकिन होगा जरूर। एक और मैसेज दिया दोस्तों, ऐसे ही नहीं कह रहा, हारी हुई बाजी को प्रधानमंत्री मोदी ने जीत लिया है। दक्षिण भारत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश चल रही थी।
उन्होंने एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। ये ग्राफिक्स आप देखिए, इस ग्राफिक्स से आपको समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरीके से पहले जितना परसेंटेज था, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम सबका, और आज जो परसेंटेज होता, दोनों में फायदे में रहते। पहले पूरे दक्षिण भारत में 23.76% और अब 23.90%। अमित शाह ने इस पर दोस्तों बड़ा व्यापक बयान दिया है। मैं एक एक करके वो बयान सुनाता हूं। वो कहते हैं कि दक्षिण भारत को लेकर के गलतफहमी फैलाई गई, भ्रांति फैलाई गई। जरा 2-3 बयान सुनाता हूं दोस्तों, सुनिए। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक एक बयान ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक एक राज्य पे कहते हैं। जैसे कर्नाटक के बारे में कहते हैं कि कर्नाटक की सीटें 28 से बढ़कर 42 हो जाएंगी। सुन लीजिए। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहाँ पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों अमित शाह जी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करते हैं, बताते हैं कि हम क्या चाहते थे। सीट भी बढ़ते, सीटों की संख्या बढ़ती और परसेंटेज भी बढ़ जाता है। एक बार सुन लीजिए। राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 4.60, अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी, तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है, अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। इसके बाद दोस्तों अमित शाह जी तमिलनाडु और केरल की बात करते हैं। जरा सुनिए, बताते हैं कि हमारी मंशा क्या थी, सरकार की मंशा क्या थी। सीट भी बढ़ते और उसके अलावा परसेंटेज वैल्यू भी बढ़ता। यह हिस्सा सुनिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। जो लोग विरोध करते हैं ना, वो दरअसल दक्षिण भारत के हितैषी नहीं है, दुश्मन है। सुन लीजिए। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहाँ आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18%, 7.18%। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है, 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। यानी अगर देखें दोस्तों तो दक्षिण भारत में वेटेज बढ़ता। आप समझिए, अभी 129 सांसद बढ़कर के 195 होते, परसेंटेज भी बढ़ता 23.76 से 23.97। और जो अमित शाह जी ने कहा ना, वो सारे अखबारों में भी हेडलाइन बनी है। अब देख लीजिए। मेरा तो सुझाव है कल के हर अखबार में तमिलनाडु और बंगाल के ये बात आनी चाहिए। भले सरकार ना करे, भारतीय जनता पार्टी अपने खर्चे पर सारे अखबार के फ्रंट पेज में ये एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि महिला आरक्षण बिल पर हुआ क्या, इस पार्टी का क्या लेना देना है। लेकिन एक बात और मैं बताऊं दोस्तों, कि ये तो दक्षिण भारत की हितैषी पार्टी है। दक्षिण भारत की दुश्मन कौन है? कांग्रेस और डीएमके और लेफ्ट। ये समझिए। मैं दिखाता हूं क्या हुआ है। निशिकांत दुबे का 1-2 ट्वीट दिखाता हूं।
भाई 2023 में तो सबने पास किया, महिलाओं को 33% आरक्षण होगा कैसे? 2026 की जनगणना के आधार पर। तो जनगणना में सीटें कमेंगी या बढ़ेंगी, आप सोचिए। निशिकांत दुबे इसका भी लिखते हैं जवाब, देख लीजिए कि भाई अगर 543 में ही मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में अभी 80 या 87 हो जाएगा, बिहार को 47 हो जाएगा 40 से बढ़ के, बंगाल को कम होगा 38, तमिलनाडु को बहुत कम होगा 29, केरल को 20 से 14 हो जाएगा, राजस्थान का बढ़ जाएगा 25 से 32। किसको नुकसान होगा? और यही बात दोस्तों तेजस्वी सूर्या वो कहते हैं। मैं जरा आपको उनका 2-3 बयान सुनाता हूं, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। अंग्रेजी में मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है, पहले सुनिए कि अगर 543 होता है तो क्या परिस्थितियां बनेगी, जरा ध्यान से सुनिए। To examine the arguments that the Congress party and its leaders, the opposition and its leaders have made in opposition to these three bills. Now the first thing that they say is, don't do anything. Don't bring in the delimitation. Why are you bringing delimitation and connecting it with the women's reservation? Now, let me for a minute assume, what will happen if we don't do anything today? Article 81, Article 82 and the Nari Shakti Adhiniyam under 330A will trigger. Now what will that do? 2027, the moment the new census data is published, the delimitation exercise will get triggered. And because as of today, Article 82 and 81 freezes the number of seats in the country at 543. All across the country, delimitation will have to take place to redistribute the 553 seats among the existing states of the country based on the 2027 population. कांग्रेस और लेफ्ट दोनों विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या बताते हैं कि केरल को कितना नुकसान होगा, वो उदाहरण देते हैं और बोलते भी हैं कि वेणुगोपाल जी जो आप बैठे हैं ना, बैठ नहीं पाइएगा, सीट भी कम हो जाएगा और महिलाओं को ज्यादा चला जाएगा। सुन लीजिए, मैंने ट्रांसलेशन जानबूझकर लगाया दोस्तों ताकि बिल्कुल क्लियर कट हो। देखिए, Now what is this scenario going to do? Speaker sir, because you come from Kerala, I want to draw the attention of the country with an instance, an example of Kerala. Now suppose the government today does not go ahead with delimitation and 330A comes into play by force of law, 2027 census gets published, what will happen then? Look at these numbers, Speaker sir. Today, Kerala has 20 parliamentary seats. If you will divide based on 2027 projected population, the population of the country and population of Kerala, and divide the 553 seats across the country from north to south, then Kerala will lose 6 seats. Kerala will have only 14 seats. Now, on these 14 seats, bring 1/3 representation for women that 330A Nari Shakti Adhiniyam brings. Now, what is going to happen? In that case, Venugopal ji will not have a seat. In that case, all those people who are representing the Congress here and oppose. एक आखिरी बयान सुनाता हूं दोस्तों, इन्हीं का सुना रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियर कट तरीके से समझाया है। ये कहते हैं कि अगर 2023 का संशोधन चला और मान लीजिए 2011 की जनगणना के आधार पर करें तो केरल 5 सीट खो देगा, और अगर 2027 का जनगणना ले तो केरल 6 सीट खो देगा, और जो मोदी सरकार काम कर रही थी उसके मुताबिक 10 सीटें बढ़ जाती। दक्षिण भारत का नुकसान होगा या फायदा होगा, खुद सोचिए, सुन लीजिए। What the present proposal of the Narendra Modi government is to not only protect the existing seats from encroachment, it is also a proposition to ensure that Kerala does not lose out on 6 seats. Now for a minute I want to assume, let us not take the 2027 census, but let us divide the country's parliamentary seats on the basis of 2011 census. Now what will happen? 2011 census ke aadhar par, if we are going to divide the number of seats, again 543 because Article 81 freezes is at 843, again Kerala will lose 5 seats. If you take 2011 seat number, Kerala will lose 5 seats. If you take 2027 number, Kerala will lose 6 seats. What Narendra Modi government is today offering is additional 10 seats to Kerala. This is only gain and no loss. This is why I say this is the best proposal that one can bring. मैं तो एक ही बात जानता हूं दोस्तों, और आज मैंने आपको ट्रेलर में भी दिखाया, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा क्या करेगी हमको समझ में नहीं आता, कोई नहीं जानता, ये वास्तव में है। और इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने हारी हुई बाजी को खेलने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पता है कि कुछ बाजियां ऐसी होती हैं जिसमें हारने के बाद ज्यादा बड़ी जीत मिलती है। कम से कम पूरा इकोसिस्टम आज पर्दाफाश हो गया है। ये समझ में आ गया कि ये कभी नहीं चाहते कि महिलाओं को आरक्षण मिले, नारी शक्ति को बल मिले, ये कभी नहीं चाहते। ये देश के सामने सिद्ध हो गया है इनकी रणनीति से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट जय सिया राम, लाइक कीजिएगा दोस्तों,
चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इसलिए ये वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं हर भाजपा के लोगों, खास करके बंगाल, तमिलनाडु और पूरे दक्षिण भारत में हर बड़े अखबार में पहले पन्ने पर यह प्रकाशित होना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरीके से दक्षिण भारत का नुकसान किया, महिलाओं का नुकसान किया। आप कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, HB शॉर्ट्स लगातार उससे जुड़िए, उसमें भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।